न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का इस्तकबाल और स्वागत है। आज का मौजू है पेरेंट्स यानी वालिदैन। आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स का ख्याल बहुत कम करती है, लेकिन उन्हें चाहिए कि जिस तरह उन्हें बचपन में उन्होंने पाला था उसी तरह उनकी बुढ़ापे में भी उनका ख्याल रखा जाए। ठीक है, आज की जनरेशन, आज की नस्ल अपने ही कामों में मशगूल रहती है और अपने पेरेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। कुरान में लिखा है कि जिस तरह आपको उन्होंने बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया था, जब वो बूढ़े हो जाए तो आप उनका ख्याल करना आप पे फ़र्ज़ है। वालिदैन की तरफ देखकर मुस्कुराना भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार गुजरे, आप हमेशा खुशहाल रहें, आपकी ज़िंदगी में कामयाबी मिले, तो आपको चाहिए कि आप अपने वालिदैन का बेइंतहा ख्याल रखें, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करें। लेकिन आजकल नई नस्ल इस पे बहुत कम ध्यान देती है। वो वालिदैन से बहुत ही बुरा सलूक करती है। पूरी करे, बेचारे उन बूढ़ों की कोई ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन उन्हें एहतराम की बहुत ज़रूरत होती है, उन्हें रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत होती है। नस्ल से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनसे बहुत ही आजिज़ाना से पेश आए, बहुत ही एहतराम से पेश आए और उनका हर बात का ख्याल रखें, उनकी दवाइयों का ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें और उनकी हर बात को सर तस्लीम खम करके कबूल करे। जो भी शख्स अपने वालिदैन की खिदमत करता है, हमेशा वो ज़िंदगी में कामयाब और हमेशा कामरान ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की नई नस्ल अपने वालिदैन से इंतहाई अच्छी तरह से सलूक करे और उनकी दुआएं ले। बेलगाम के रेलवे स्टेशन की इमारत ज़ेर तकमील है और इसका काम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। अजय कुमार सिंह साउथ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर हैं। उन्होंने बहुत से ऑफिशियल के साथ इस नई इमारत का मुआयना किया। इमारत का काम कोरोना वायरस की वजह से कुछ रुक सा गया था, लेकिन फिर से ये काम शुरू हो गया। बेलगाम के रेलवे स्टेशन की इमारत में एक नई सहूलत का भी इंतजाम किया गया है। वो है कोचिंग डिपो, जहाँ पे रेलवे की मरम्मत की जाएगी। बहुत सी रेलगाड़ियाँ दूसरे शहरों के लिए यहाँ से रवाना होगी। घन गरज बारिश और मूसलाधार बारिश ने मुंबई, हैदराबाद, बेलगाम को अपने कब्जे में कर रखा है। बारिश की वजह से कई लोग अपनी जान खो बैठे और कई करोड़ों रुपए के इमलाक का नुकसान हो गया। बारिश का दौर तकरीबन एक हफ्ते से जारी है, जहां पे लोग बेइंतहा परेशान हैं। इन बारिश से मुतासर होने वाले लोगों के लिए कर्नाटक हुकूमत ने उन्हें मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुआवजे की कीमत नुकसान के नोयत के मुताबिक होगी 5 लाख रुपए से 75,000 रुपए तक, जो इस बारिश से मुतासर हो गए हैं और जिनके घर बारिश की वजह से डूब गए हैं, कि रकम उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए और वो राहत की सांस लें। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा ज़िंदगी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। ऐसा एक दिल दहलाने वाला वाक़ा बेलगाम में पेश आया है। एक उम्र रसीदा खातून जो कोविड-19 से मुतासिर होकर जिनकी मौत हो गई थी, लेकिन इनके दोनों लोगों के पास पैसे न होने की वजह से अपने माँ का अंतिम संस्कार नहीं कर सके। भारती चंद्रकर बस्तावाड़कर जो कोविड-19 से मुतासिर हुई थी और जिन्हें गवर्नमेंट के एक हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, लेकिन उनकी वहाँ पे मौत हो गई। दोनों लड़के एक होटल में काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए इनकी जॉब चली गई थी और इनके पास अपनी माँ की क्रियाक्रम के लिए भी पैसे नहीं थे। आखिरकार एक NGO ने इनकी माँ का क्रियाक्रम किया। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो और तमाम के अंजाम बखैर हो। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और हर एक पे फ़र्ज़ है, लेकिन इसके कुछ शराइत भी है। सबसे पहली शर्त ये है कि हज की, अगर आप हज करना चाहते हैं तो आपके पास माल हलाल का होना बेइंतहा ज़रूरी है। यही पहली शर्त है जिस पे आपका हज मकबूल हो सकता है। हज अदा करने के लिए आपके पास माल का हलाल होना बेइंतहा ज़रूरी है और हज एक ही बार ज़िंदगी में किया जाना बेहतर है। हर इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में एक बार वो हज ज़रूर करे। भारतीय हुकूमत ने अब एक नया कानून पास किया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप हज करना चाहते हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न यानी IT रिटर्न की सर्टिफिकेट होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर आप हज पे नहीं जा सकते। अगर आप 2021 में हज करने का इरादा कर रहे हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न होना बेइंतहा ज़रूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न की सर्टिफिकेट आपके हज फॉर्म पे अटैच की जाएगी, तभी आपको हज करने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द ही आप उम्रा को भी जा सकेंगे, क्योंकि तकरीबन 70 कंपनियों ने वहाँ पे अपने कोशिशें जारी रखी हैं और 15 शव्वाल से यानी 1 नवंबर से आप उम्रा अदा कर सकते हैं। मैंने सऊदी अरब की हुकूमत ने उम्रा की इजाज़त दी थी, जहाँ पे सिर्फ मुकामी लोगों ने उम्रा अदा किया। अब तक तकरीबन 1,25,000 लोगों ने उम्रा अदा किया है। तमाम उम्रा जाने वालों से इल्तिजा और गुजारिश करते हैं कि इस काम में कोई भी जल्दबाजी न करें और बड़े सुकून से तमाम मालूमात हासिल करने के बाद ही आप उम्रा के लिए रवाना हो जाए।
वक्फ बोर्ड में जो धांधली हुई थी, इसकी रिपोर्ट श्री अनवर मनपड़े ने विधानसभा में पेश की और इसके चलते बहुत सी जगह इसकी चर्चा हो रही है। कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट के चेयरमैन और बीजेपी के लीडर श्री मुख्तार पठान ने अपने ख्यालात का इजहार एक इंटरव्यू में किया, जो आपके लिए हाजिर है। सब बताएं, बीजेपी के लीडरान क्या सोचते हैं जिस तरह से अनवर मनपड़े ने रिपोर्ट बनाई है, और आपने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपको क्या लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और रिपोर्ट को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि हमारे अनवर मनपड़ी हो, हमारे जो लीडरान जो इसमें ये वक्फ बोर्ड का जो हकरन है, ये वक्फ लैंड के लिए वो जो काम कर चुके हैं वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं इसमें 2011 से हम लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, इसके अंदर तब से मैं देख रहा हूँ कि अनवर मनपड़ी जी जब यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, चेयरमैन रहने की वजह से हालांकि हमारी बीजेपी सरकार आने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पक्ष की सरकार आई और अनवर मनपड़ी जी जब चेयरमैन बने तो उस टाइम में वक्फ बोर्ड के अंदर कहाँ पे भी वो जो अभी मुतवल्ली रहते हैं, हमारे वक्फ का जगह कहाँ पे भी है, वो सभी अपने आप बेच के खा रहे थे। सभी ऐसा हो रहा था। इसके अंदर बहुत से लीडर थे, उन लोगों को सभी को ये करने के लिए वो जो सर्वे करने के बाद में ये रिपोर्ट तैयार किया गया। रिपोर्ट तैयार करके इसके अंदर बाद में लोकायुक्त को और हाई कोर्ट में सभी तरफ ये करने के बाद में अभी वहाँ पे हमारे टेबल करना पड़ा। परसों दिन जो अधिवेशन चल रहा था वहाँ पे हमारे लक्ष्मण सऊदी जी जो DCM है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे हमारे येडियुरप्पा जी उनके मार्गदर्शन में जो वहाँ पे सबमिट किए हैं। अभी सर, अनवर मनपड़ी साहब का एक मुतालबा है कि इस मामले को जो है CBI के हवाले कर दिया जाना चाहिए, और दूसरा उनका मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड को जब तक इंक्वायरी नहीं होती है इसे सस्पेंड कर देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? 100%। क्योंकि देखिए, एक बार जब ये किसी इंसान के ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है तो हालांकि ये इल्ज़ाम बोल रहे हैं, हकीकत के तौर पे है। अभी मैं खुद बोलता हूँ ना, मैं खुद कुर्ची मासाब कुर्ची बेलगाम में, अब और दूसरे तरफ अभी गुलबर्गा में जाकर किधर भी जाओ तुम्हें तो वहाँ पे वो लोग जब वक्फ की लैंड बोल के है, वक्फ की लैंड के ऊपर अपने अपने कुछ घरें बंधे हैं, बिल्डिंगें बन चुके हैं। ये है प्रूफ है। ये प्रूफ रहने की वजह से अभी सब उसके अंदर वर्दी के अंदर जब देखेंगे तुम्हें, उसके अंदर जो रिपोर्ट के अंदर पूरा दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ है उसके अंदर। तो इसके हिसाब से काम होने के बाद में अगरचे आप दूध के दूल्हे हैं, वक्फ बोर्ड में हैं, या चाहे आप कौन से राजकीय पार्टी में, कौन से भी पार्टी में रहो, मैं कौन से पार्टी का नाम नहीं, हर एक पार्टी में दूध के दूल्हे हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं? इसी क्यों डरते हैं? आप डरो मत, क्योंकि अल्लाह ताला की ये जो ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये अल्लाह के रास्ते के लिए दिए गए ज़मीन। मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो ये बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। यहाँ पे लेन देन का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। लोग अपना जो भी माल होता था एक दूसरे से अदल बदल करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते थे, और इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब ये सिस्टम यूपी के इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है, और जितने भी मिनिस्टर इलेक्शन के लिए तैयारी करके आए हैं उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि लोगों को अगर हम कुछ देंगे तो कुछ लेंगे। अब ये नारा उन्होंने लगा रखा है, अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपको कोविड-19 का वैक्सीन फ्री देंगे। हुकूमत को यह होना चाहिए कि हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करें, उनके एजुकेशन के लिए काम करें, उन्हें रास्ते बना के दें, उन्हें हॉस्पिटल बना के दें, और बहुत दूसरी सी सहूलतें उन्हें दें। इलेक्शन आता है, कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर ही आते हैं लोग। पिछली बार राम मंदिर का मुद्दा था, इस बार मदारिस इस्लामिया का मुद्दा है। मध्य प्रदेश की मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर प्रभा ठाकर ने इस बात को बड़े ज़ोर से कहा है कि मदरसों से सिर्फ दहशतगर्दी निकलते हैं, लेकिन इन्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। इस मदरसों से कभी भी आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से दहशतगर्द निकलते हैं। ऐसे बयानों से उन्हें परहेज करना चाहिए, और अपना इलेक्शन जीतना है तो अपनी काबिलियत से इलेक्शन जीते, लोगों को अच्छी सहूलतें फराहम करें, लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाए, लोगों के लिए स्कूल बनाए, और अपने इलेक्शन को जायज़ करार दे। इलेक्शन के दौरान ऐसे कई मुद्दों को उठाया जाता है जिससे दूसरों के जज्बात को ठेस पहुँचाना उनका पहला हक बन गया है। ऐसा ही किस्सा मध्य प्रदेश के एक पुलिस ऑफिसर के साथ पेश आया। मध्य प्रदेश के रहने वाले इंतज़ार अली को उन्हें नौकरी से इसलिए बर्खास्त किया गया कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की हुकूमत का कहना है कि सिर्फ सिख रेजिमेंट को ही हमने इजाज़त दे रखी है, बाकी तमाम मज़ाहिब के लोगों को इस सर्विसेज में दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है। बीजेपी के तर्जुमान शाहनवाज हुसैन कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं और उन्हें केम्स के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बहुत से लोगों से मिलने की वजह से मैं कोरोना वायरस से मुतासिर हूँ, लेकिन मैं अब बेहतर हूँ।
दत्त जो कैंसर के चौथे स्टेज पे थे, लेकिन उनका कहना है कि अब पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं और फिल्मों की शूटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। हम तमाम फैन दुआ करते हैं कि संजय दत्त फिर से जल्द फिल्मों में काम करे और अपनी सेहत का ख्याल रखें। IPL 2020 जो यूनाइटेड अरब में खेला जा रहा है, जिससे आप भी मुतमईन नहीं है और मैं भी खुश नहीं हूँ कि तवक्को के मुताबिक बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। खुशी की बात यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर को बड़ी बुरी तरह से एक मैच में हरा दिया। इसका सायरा जाता है कि मोहम्मद सिराज जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन बेंगलोर के लिए खेलते हैं, उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 2 मेडन ओवर किए और 3 विकेट झटकाए, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया। दूसरी खबर यह है CSK की। CSK जो कभी IPL पे राज किया करती थी, आज उनकी हालत ये हो गई है कि टेबल में और सबसे निचली सतह पे पहुंच गई है, जिसकी वजह से CSK के मैनेजमेंट तमाम प्लेयरों से बेइंतहा नाराज़ हो गए हैं। पहले उन्होंने सुरेश रैना और हरभजन सिंह का कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया और अगली मरतबा उन्हें टीम में न लेने की ख्वाहिश जाहिर की है। इसके साथ ही इस बार अगर धोनी इसी तरह से खेलते रहे तो उन्हें भी अलविदा कहना पड़ेगा, ये मैनेजमेंट का कहना है। धोनी की उम्र तो हो गई है और खेल में वो ऐसा कोई जलवा भी नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट चाहते हैं कि नए खून इसमें शामिल किया जाए और नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। फिर एक बार तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूं जो न्यूज़ ट्रैक को बेइंतहा दिलचस्पी से देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला कायम व दायम रहेगा। शुक्रिया। Alien